दोस्तों, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरनेशनल एसईओ करना चाहते हैं या आप इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं जहां पे आपको ज़रूरत है कि आप इंटरनेशनल लेवल की एसईओ कीजिए, तो एसईओ इंटरनेशनल लेवल की करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको ये बताया था हमने पिछली वीडियो में, अभी भी बता दे रहे हैं कि आप जब भी इंटरनेशनल एसईओ करते हैं तो इंटरनेशनल एसईओ के लिए जो टारगेटिंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो कंट्री बेस्ड टारगेटिंग हो सकती है कि आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री को चुन लिया कि इस कंट्री पे हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आप लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग कीजिए कि इस लैंग्वेज को हमने पकड़ लिया है कि इस लैंग्वेज को हम टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों मिला के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्री बेस्ड टारगेटिंग और लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग, इस दोनों तरीके से आप जो है इंटरनेशनल एसईओ करते हैं। आज यहाँ पे हम ये बताने वाले हैं कि इंटरनेशनल एसईओ के लिए डोमेन नेम का जो यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको किस तरह से डोमेन नेम का जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का आपका होना चाहिए जिससे आपको इंटरनेशनल एसईओ में प्रायोरिटी मिले या बूस्ट मिले। ठीक है, तो चलिए जो भी पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि अगरचे आपका जो डोमेन नेम है वो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन हो, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन अगर होगा आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी उस कंट्री में आपके डोमेन की नेम की वजह से। अब कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन किसको कहते हैं? कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन इसको कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम लोग के इंडिया में .in है, पाकिस्तान में .pk है, कनाडा में .ca है, चाइना में .cn है, नेपाल में .np है, बांग्लादेश में .bd है। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट में किसी डोमेन नेम के लास्ट का जो 2 लेटर होता है वो इंडिकेट करता है कि ये डोमेन का जो नाम है वो किस कंट्री से जुड़ा हुआ है या किस कंट्री से रिलेटेड है, और उस कंट्री में उस नाम की वजह से उस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा रैंकिंग बूस्ट मिलती है। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप उस कंट्री का टॉप लेवल डोमेन, अगर आप उसका कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन अगर आप उसका परचेस कर लेते हैं और उसके ऊपर आप काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, तो वो तो सबसे समझ लीजिए मतलब बेहतरीन तरीका है वो। ठीक है, ये एक तरीका है। अब दूसरे तरीके की बात की जाए, अच्छा ये जो तरीका है इसमें क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि आपने अपनी एक वेबसाइट ली, वहाँ पे आपने कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन लिया। मान लीजिए कि आपको आज आपने एक वेबसाइट अपनी रजिस्टर की जहाँ पे आपने को टारगेट कर रहे हैं कनाडा को। आपने क्या किया, एक जो भी डोमेन आपने लिया xyz.ca आपने लिया, ca मतलब कनाडा। ठीक है, अब आपने वहाँ पे काम किया, आप उसको कनाडा में रैंक करवा रहे हैं। फ्यूचर में आपने अपना एक बिजनेस एक्सपैंड किया, आपने फ्रांस में भी स्टार्ट कर दिया बिजनेस आपको, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो जो .ca वाली वेबसाइट है वो तो कनाडा के लिए स्पेसिफिक हो गई। फिर आपको एक और नई वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगी, नए तौर पे आपको पूरा एसईओ करना पड़ेगा, नया तौर पर पूरा वेबसाइट बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप टारगेट कीजिएगा फ्रांस को। ठीक है, यानी xyz.fr। तो यहाँ पे ये जो कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करते हैं, और किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर बहुत ही बेहतर है कि आप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए इंडिया में हैं, आपका बिजनेस है, यहाँ पे आपको .com और .in दोनों डोमेन मिल रहा है। अगर आपको ये पता है कि मेरा बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही रहेगा और इंडिया में ही हमको एक्सपैंड करना है, इंडिया के बाहर से हमको कोई मतलब नहीं ना, तो फिर बेहतर है कि आप .com ना लीजिए, .in लीजिए, क्योंकि .in की प्रोबेबिलिटी रैंक करने की इंडिया में ज़्यादा बढ़ जाती है बनिस्बत .com के। ये हुआ कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन के बारे में। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि मान लीजिए कि आप अपना एक वेबसाइट आपने लिया है, आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाह रहे हैं, हर कंट्री के अलग अलग डोमेन लेना, उसको मेंटेन करना, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। ठीक है, और अभी मान लीजिए कि आपका एक डोमेन आपने खरीद लिया, आपकी कंपनी है मान लीजिए XYZ, आपने क्या किया, xyz.com एक आपने डोमेन खरीद लिया .com के ऊपर। उसके ऊपर आपने जिस कंट्री को टारगेट करना है उसका आपने अलग अलग सब डोमेन क्रिएट कर लिया अपने उसी वेबसाइट के अंदर, उसी डोमेन के अंदर। यानी कि मान लीजिए अगर आपको फ्रांस को आपने टारगेट करना है तो आपने क्या किया, उसी के अंदर एक सब डोमेन क्रिएट कर लिया fr.xyz.com। मान लीजिए कनाडा को टारगेट करना है तो ca.xyz.com। मान लीजिए आपको यूके को टारगेट करना है तो uk.xyz.com। यूएस को टारगेट करना है तो us.xyz.com। इस तरह से आपने अपनी एक वेबसाइट के अंदर आपने सब डोमेन अलग अलग क्रिएट कर लिया, और हर सब डोमेन को का जो टारगेट है या टारगेट ऑडियंस जो है, हर सब डोमेन को आपको ये मान के चलना है कि आपको इस सब डोमेन का जो ऑडियंस रैंक करवाना है वो उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर आपको रैंक करवाना है। तो जो भी कंटेंट डालिएगा आप उस सब डोमेन में उस पर्टिकुलर कंट्री के रिलेटेड डालिएगा, और
बेहतर है कि उसी कंट्री के लैंग्वेज में डालिएगा, क्योंकि आपको यहाँ ये मान के चलना है कि आपकी वो जो सब डोमेन आपका है वही आपका उस कंट्री के लिए मेन वेबसाइट है। इस तरह से आपको लेके चलना। इससे क्या होगा कि आपकी अलग अलग वेबसाइट क्रिएट करने के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपका कम पड़ जाएगा, एक ही वेबसाइट में आपका काम हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एक वेबसाइट की जो डीए होती है, जो रेपुटेशन होती है, वो बहुत सी चीज़ों को मिल के और ओवर टाइम वो डेवलप होती है। अगर मान लीजिए आपने एक .fr पे आपने मान लीजिए फ्रांस के लिए एक डोमेन आपने रजिस्टर किया, उसके ऊपर आपने काम किया, बहुत टाइम काम किया, उसके बाद एक सर्टेन पोजीशन पे वो डोमेन आपकी स्टैंड कर गई। बाद को में आपको अपना बिजनेस अगर एक्सपैंड करना पड़े, मान लीजिए कनाडा में बिजनेस ओपन कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए फिर आपको नई वेबसाइट लेना पड़ेगी, नए तौर पे काम करना पड़ेगा, सब कुछ नया करना पड़ेगा। अगर से आपका एक डोमेन ऑलरेडी है .com के ऊपर और वहाँ पे आपने सब डोमेन बहुत सारे बना दिए हैं अपने उसी वेबसाइट के अंदर, तो इससे क्या होगा कि आपकी टोटल वेबसाइट की जो एक पोजीशन है, स्टैंडिंग है, अथॉरिटी है, वो तो मेंटेन रहेगी। फिर आप सब डोमेन क्रिएट करते जाइएगा, वहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत में, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और आपकी जो है उस डिफरेंट कंट्री में, ये अलग अलग कंट्रीज़ में वो रैंक कर जाएगी। आपको सब डोमेन को लेके चलना पड़ेगा कि यही मेरी वेबसाइट है इस कंट्री के लिए, ये मेरी वेबसाइट है इस कंट्री के लिए, ये मेरी वेबसाइट है इस कंट्री के लिए। वो आप अपने हाथ से क्रिएट करते हैं सब डोमेन जो होता है, ठीक है। तो ये सब डोमेन के जरिए किस तरह से हम लोग टारगेट करेंगे अलग अलग कंट्री को, ये था। अब तीसरा तरीका जो ये है कि हम लोग सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर बोलते हैं उसको, सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर क्रिएट करके किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि XYZ आपकी कंपनी है, xyz.com आपने वेबसाइट एक वेबसाइट ले लिया, xyz.com/UK ये हो गया आपकी डायरेक्टरी या आप फोल्डर बोलिए, सब फोल्डर या डायरेक्टरी बोल, ठीक है। xyz.com के बाद /UK, xyz.com के बाद /CA कनाडा के लिए, xyz.com के बाद /FR फ्रांस के लिए, xyz.com के बाद /in इंडिया के लिए। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर डायरेक्टरीज या सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये भी टारगेटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक फोल्डर को आपको एक ही कंट्री को टारगेट करना है, उसी तरह से आपको उसके ऊपर कंटेंट डालना है, उसी तरह से आपको वो काम करना है और उसी तरह से आपको उसमें टैग्स भी लगाना है, ठीक है। ये तीसरा तरीका था कि आप सब फोल्डर क्रिएट करके या सब डायरेक्टरी क्रिएट करके भी टारगेट कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है। अब चौथा तरीका ये है कि आप लैंग्वेज के ऊपर टारगेट काम कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या किया है, xyz.com अपनी एक वेबसाइट ले ली, ना आपने यहाँ पे कोई डायरेक्टरी बनाई, ना यहाँ पे सब डोमेन बनाया, ना सब डायरेक्टरी बनाई, ना सब फोल्डर बनाया। आपने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ लैंग्वेज को टारगेट करके आपने HTML लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं वो यूज़ किया आपने, और आपने लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग शुरू कर दी। ये भी एक तरीका है, चौथा तरीका। अब पांचवा तरीके की बात की जाए तो पांचवा तरीका टारगेट करने का ये है कि आपने .com के ही डोमेन लिए, मगर आपने क्या किया, xyz.com जो आपका था, xyzindia.com, xyzuk.com, xyzus.com, xyzcanada.com, xyzfrance.com, इस तरह से अलग अलग वेबसाइट में आपने .com के डोमेन के ऊपर ही अपने कंपनी के नाम के साथ आपने उस कंट्री का जो नाम है उसको अटैच करके आपने वेबसाइट क्रिएट किया और वो स्पेसिफिक उस कंट्री को टारगेट करेगा, ठीक है। तो इसमें से जो 5 पॉइंट्स है, पांचों में बहुत सारे अलग अलग, किसी में कुछ खासियत है, किसी में कुछ खामी है, यानी कि अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है। वो तमाम प्रोज एंड कॉन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनको आप नज़र में रखने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा जो मतलब ऑप्शन है वो आपको ऑप्ट करना है टारगेटिंग के लिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, कुछ लेस एक्सपेंसिव हैं, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हैं, कुछ लेस इफेक्टिव हैं, तो ठीक है, ये है अभी। और अगर आपका इंटरनेशनल एसईओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।